आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? तो आप ही चेहरा है मतलब। दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। चुनाव, मुद्दे और चेहरे। नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू का खास प्रोग्राम कह कर ही मानेंगे। आज कह दिया कांग्रेस ने और आज कह दिया आजाद समाज पार्टी ने भी। इन दोनों पार्टियों ने अपने मंशूर के जरिए यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो मुद्दा है बेरोजगारी। क्योंकि कांग्रेस ने जब अपना युवा मैनिफेस्टो जारी किया उसका नाम ही रखा था विधान, यानी भर्ती विधान। तो भर्ती विधान का मतलब ही है कि नौकरियों की भर्ती। तो कांग्रेस ने अपने इस मंशूर से नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश की है, क्योंकि नौजवानों के सामने आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का ही है। अपने मंशूर में कांग्रेस ने, जब वहां प्रियंका गांधी और राहुल दोनों ने मिलकर यह मंशूर जारी किया था, उसमें यह बात दर्ज है कि 8 लाख नौकरी जो सरकारी ओहदों पर तकर्री होगी वो खवातीन की होगी। 20 लाख नौकरियों का वादा है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी, जिन्हें हम भीम आर्मी के चीफ के नाम से भी जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को, उन्होंने भी अपना मंशूर जारी किया। उसमें भी इस बात का जिक्र है कि मुफ्त तालीम, सेहत और कर्ज माफी। अब ये वादे हैं, मौका आवाम किसे देगी? कांग्रेस को देगी या आजाद समाज पार्टी को देगी या किसी इत्तेहाद को देगी या अखिलेश को देगी या योगी को देगी या मायावती को देगी? ये तो आवाम के ऊपर है। लेकिन सवाल यह है कि मुद्दा क्या होगा जिसके बुनियाद पर वोट पड़ेगा, या फिर चेहरा कौन कौन सा होगा जिसके बुनियाद पर वोट पड़ेगा। एक चेहरा तो अखिलेश यादव का है, जो यह दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी और उनके इत्तेहादी जमातों को मिलाकर अखिलेश यादव एक चेहरा है। एक चेहरा जो अभी मौजूदा सीएम है उनका है योगी आदित्यनाथ। एक चेहरा मायावती का है कहीं ना कहीं जहन में। एक चेहरा जो कांग्रेस की तरफ से चेहरा क्या कोई हो सकता है? तो सवाल के जवाब में कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या मेरे सिवा कोई और चेहरा दिख रहा है आपको? यानी ना तो खुलकर हां है लेकिन खुलकर ना भी नहीं है। इसी खास मौजू पर कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब जिस तरह से अपने शबाब पर पहुंच रहा है, इसकी तशहीर, इसको लेकर वादे, तो इस बीच सवाल क्या है, मुद्दे क्या हैं, लोगों के जहन में क्या है, अवामुन्नास के जहन में, उनके जुबानों में क्या है। हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि नेताओं की जुबान पर क्या है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ है आलोक वर्मा, तर्जुमान बीजेपी। हमारे साथ है डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी, तर्जुमान कांग्रेस, कपिश श्रीवास्तव, तर्जुमान समाजवादी पार्टी, और सैयद फरमान अहमद नकवी, जो एडवोकेट भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर हिलाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक तो सवाल का जवाब यह दे दीजिए कि क्या यह मान लिया जाए कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली यूपी में सीएम का चेहरा है? दूसरा, 20 लाख नौकरी या 20 + 8 28 लाख नौकरी, और क्या बातें हैं मंशूर में? देखिए, उसके अंदर मंशूर की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत से और वादे भी किए गए, जैसे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनको आने जाने का बस और रेल का किराया जो है वो नहीं देना पड़ेगा। जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो कि एक धंधा बना रखा है इस सियासी दल ने कि एप्लीकेशन फिर एप्लीकेशन, हर एक 500, 1000, 1500 रुपए फीस ले रहे हैं और उसके बाद एग्जाम भी नहीं कराते, एग्जाम कराते हैं उसके अंदर पेपर लीक हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अब जो भी एग्जाम्स कराए जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, उसके अंदर इन बेरोजगारों को किसी भी तरह की कोई फीस नहीं देनी होगी। कांग्रेस पार्टी ने 20 लाख जो इसकी बात की है, भर्ती की बात की है, वो भर्तियों में भी उन्होंने बहुत साफ साफ बताया है कि अलग अलग किन किन सूबों में किस किस तरह से भर्ती की जाएगी। जिसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा जोर दिया गया है हमारे यहाँ एजुकेशन की फील्ड में और हेल्थ की फील्ड में। इन दो जगहों के ऊपर हमने सबसे ज्यादा जोर दिया क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है। टीचर्स के बगैर जो है वो पढ़ाई चल रही है, ये काम, ये जादू सिर्फ बीजेपी करा सकती है। बगैर डॉक्टर्स के अस्पताल बन रहे हैं, ये जादू भी सिर्फ बीजेपी कर सकती है।
ठीक है, लेकिन जो इसका लब्बुल लुबाब है वो है दो बातें। एक तो ये है कि भर्ती विधान जो मैनिफेस्टो के मंशूर के बिल्कुल कवर पेज पर लिखा है, उसके साथ लिखा है युवा मैनिफेस्टो। ये दो बातें ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो नौजवान तबका है जिसे नौकरी चाहिए उसे टारगेट करना चाह रही है, उसे अपने पाले में करना चाह रही है। चंद्रशेखर आजाद का मैंने नाम लिया, आजाद समाज पार्टी के चीफ, उन्होंने भी मंशूर जारी किया है, उस पर भी जिक्र है कि मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत और कर्ज माफी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान हैं आलोक वर्मा। आलोक वर्मा जी, मैं आता हूं आपके पास एक एक करके। आलोक वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो बेरोजगारी ही मुद्दा है? गांधी जी से उत्तर प्रदेश के लोग शायद यही कहना चाह रहे होंगे जो गालिब ने कहा था, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर ना जाते जो एतबार होता। उत्तर प्रदेश के लोग कांग्रेस को मैंने ये सवाल बीजेपी के तर्जुमान से किया है। बीजेपी के आलोक वर्मा मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज आ रही है आपकी? जी आप बोलें, जी बोलें। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी? बोलें 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 जी। मुझे लगता है कि गालिब का एक शेर है जो प्रियंका गांधी जी के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर ना जाते जो एतबार होता। जी 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गायब है, और जब भी कांग्रेस ने कोशिश की अपने हर साल जब भी इलेक्शन हुआ, जब भी चुनाव हुआ, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हुआ, चाहे कोई लोकल चुनाव हुआ, चाहे संसदीय इलेक्शन का चुनाव हुआ, हर बार इसी तरीके के प्रॉमिस, इसी तरीके के वादे, इसी तरीके की बातें कांग्रेस के जो आला कमान है, आला नेता है, वो करते रहे हैं। लेकिन हकीकत कभी बदली नहीं है, ना हिंदुस्तान में और ना उत्तर प्रदेश में। शायद इसीलिए 32 साल से सूखा पड़ा है कांग्रेस के खेमे में। तो क्या हकीकत ये है, तो क्या हकीकत ये है कि यूपी में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा नहीं है? राहुल गांधी भी अमेठी से लड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे। आलोक वर्मा जी, क्या हकीकत ये है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में नहीं है? राहुल गांधी जी को जानते हैं, उनके वादों को जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने उन इलाकों की तस्वीर बदली है वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में योगी जी के शासनकाल में 2.5 करोड़ प्राइवेट नौकरियां दी, 4.25 लाख सरकारी नौकरियां मिली, 3.5 लाख संविदा के आधार पर नौकरी रखी गई। उससे 10 साल पीछे चले जाइए, जब योगी जी के शासन के से 5 साल पीछे चले जाइए। वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। चुनाव उस पर नहीं हो रहा है, चुनाव उस पर नहीं हो रहा। आलोक वर्मा जी नहीं, प्लीज प्लीज, आई वोंट अलाउ। चुनाव उस पर नहीं हो रहा है, चुनाव उस पर नहीं हो रहा है, चुनाव उस पर नहीं हो रहा है। 5 साल में क्या कारकर्दगी है, इसकी बुनियाद पर आवाम चुनाव करेगी। मेरा सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश में इस बार बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है? आलोक वर्मा जी के शासनकाल में करीब 5 लाख, 4.25 लाख नौकरियां जो है योगी जी के शासनकाल में है। तो आप ये सरकारी नौकरियों की बात मैं कर रहा हूं, प्राइवेट में जो हमने तब्दीली लाई, संविदा के आधार पे जो नौकरियां मिली, कारोबार में जो हमने एक सुगमता दी, उसकी वजह से जो नौकरियां क्रिएट हुई, कारोबार, भारतीय कृषि में जो हमने जो एक चेंजेस लाए, उसकी वजह से जो चेंजेस आए, जो तब्दीली आई, उसकी वजह से नौकरियां मिली। चलिए, इसका मतलब यह है कि बीजेपी को कम से कम बेरोजगारी के मुद्दे पर डरने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे बीच मौजूद है जी कोई भी इलेक्शन, समाजवादी पार्टी तर्जुमान कपिल श्रीवास्तव है। आलोक वर्मा जी को अगर मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है शायद, तो प्लीज ऑडियो जरा कम कर दीजिए उनका। जी कपिल श्रीवास्तव, तर्जुमान समाजवादी पार्टी। कपिल जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है? आखिर क्यों कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी, इन दोनों ने अपने मंशूर में बेरोजगारी को सबसे ऊपर रखा, इस मुद्दे को? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो लोग नौकरी पाए उनको नौकरी मिली नहीं, वो उल्टा आंदोलन करते रहे। गलत तरीके से इन्होंने उनका रिक्रूटमेंट भी किया कुछ पे, और इन्होंने हकदारी मारी है ओबीसी की और दलितों की। और ये उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी आयोग है, ये उसके आरोप है कि जहां 27% आरक्षण मिलना था उन नौकरियों में, वहां इन्होंने 4% देने का कहा। तो एक तो ये कि जो अभी आंकड़े ये पेश कर रहे थे कि वो टोटल फर्जी है,
दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी इस कदर है कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी बेरोजगार युवकों ने बाकायदा मोमबत्ती लेकर के और उन्होंने आंदोलन किया है। रोज लखनऊ के अंदर पुलिस ने लाठीचार्ज की है बेरोजगारों जो तमाम किस्म के, और मैं एक इससे भी बड़ी बात, लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, ये तो बीजेपी के जो लीडर हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान, वो कह रहे हैं कि भाई 2.5 करोड़ नौकरियां दी गई हैं, 4.25 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। ये इसी पीरियड की बात कर रहे हैं। ये तो हम तो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने दिया है कोरोना काल के अंदर तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं कहां दे दिया, रात में दे दिया कि सपने में दे दिया या विदेशों में दे आए। चक्कर तो इस बात की है, बाकी लाठी किस पर चला रहे थे? और एनसीआरबी के आंकड़ों को कैसे झुठलाएंगे जो ये कहता है कि शिक्षित बेरोजगारों ने किसानों से भी ज्यादा आत्महत्या करी है? क्या ये अपने ही आंकड़ों को झुठला लेंगे जो इनकी सरकारों ने पेश किए हैं? तो सबसे बड़ी चीज ये है, आलोक वर्मा जी आप कुछ बोलेंगे इस पर, जवाब दे दीजिए इनका। बेरोजगारी है, ये खुद बेरोजगार हो चुके हैं। आलोक वर्मा जी। भाई कपीश जी बहुत ज्ञाता प्रवक्ता हैं, लेकिन ये है कि कुछ भी बोल जाते हैं। सीएमआई की रिपोर्ट पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। सीएमआई ने रिपोर्ट दी, नवंबर 2021 में रिपोर्ट आई कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर है 4.8%। इससे पहले नवंबर 2020 में सीएमआई की रिपोर्ट थी कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर है 5.2%। 2017 की बात कपीश जी मैं बताऊंगा, 2017 में सीएमआई की रिपोर्ट थी, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर थी 17.1%। फिर से गौर कीजिएगा, 2017 में जब अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपके भैया जी का शासनकाल था, तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर थी 17.1%। 17% से उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में हम 4.8 के आसपास, 4.5 के आसपास बेरोजगारी की दर लाए हैं। 17 और 4 में जो तब्दीली है, गिनतियों की भाषा आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। मुझे लगता है अगर आंकड़ों से अगर आप किसी चीज की पहचान करते हैं, किसी हालात को अगर आप नापते हैं, मापते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पता चला होगा कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली क्यों, ये सवाल आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर इसलिए बदली कि हमने भ्रष्टाचार पे हमारा ध्यान नहीं रहा। आपका समय था, अखिलेश यादव जी के समय में आप अच्छी तरीके से जानते हैं बुंदेलखंड को आपने किस तरीके से नोचा घसीटा था। गायत्री प्रजापति कौन थे, उनके ऊपर किसका हाथ था और क्या करते थे? ओके, ठीक है, चलिए इस तरह की बहस से तो फिर कोई फायदा नहीं हो पाएगा, कोई सुन नहीं पाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि अपनी बातें रखें। अब मैं आता हूं फरमान अहमद नकवी साहब के पास। फरमान अहमद नकवी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। फरमान साहब, मैंने तीनों पार्टियों की बातें हमने नाज़रीन को सुना दी हैं। अब मेरा सवाल आपसे है, 2 बड़ी पार्टियों ने, मतलब हम मान लेते हैं कि चूंकि एक बड़ा तबका है वोटर का, जो हमारी दलित आबादी है वहां पर, इसलिए ये नौजवानों को और नौकरी को एक बड़ा मुद्दा बनाया है कांग्रेस ने और आजाद समाज पार्टी ने। मेरा सवाल इससे यह था कि क्या ये माना जाने लगा है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है? फरमान नकवी साहब। बिल्कुल एकदम माना जा रहा है, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी जिस बात को नहीं मान रही हैं, वो बिल्कुल अंधेरे में है, या खुद अंधेरे में है, या जनता को अंधेरे में रखना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो आज की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है। आजाद समाज पार्टी ने भी वही लाइन इख्तियार की है। और अगर नौकरियां लोगों को इतनी भरपूर तरीके से, जैसे अभी हमारे आलोक वर्मा जी कह रहे थे कि भरपूर नौकरियां लोगों को दी गई, कई करोड़ नौकरियां दे दी गई, तो ये लखनऊ की सड़कों के ऊपर बेरोजगार औरतों नौजवानों के ऊपर जो लाठियां बरसाई जा रही थी, इसका क्या वजह है? अगर सबको नौकरियां मिल गई थी तो सब अपने घरों में खुश रहते। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल और उठता है कि अगर आपने सबको नौकरियां दे दी और अच्छे खासे लोगों को नौकरी मिल गई, एक बड़े तबके को नौकरी मिल गई थी, तो आपको ये 5 किलो का झोला जिसमें तेल और घी और चावल और गेहूं बांटना पड़ रहा है, ये क्यों बांटना पड़ रहा है? ये उन गरीबों को अगर नौकरी आपने दे दिया तो अब तो उनके घर में परमानेंट इनकम का इंतजाम हो गया, तो अब आपने उनको फिर आप चावल क्यों बांट रहे हैं, रोटी गेहूं क्यों बांट रहे हैं? इसका मतलब यह कि आपने जो कुछ भी कहा सिर्फ कागज के ऊपर कागजी कार्रवाई हुई है,
किसी तरह की कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बेरोजगारी यूपी का बहुत बड़ा मसला है और इस मसले को हल करने में पिछली हमारी ये जो सरकार चल रही है ये पूरी तरह से बुरी तरह से फेल रही। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप खाली गल्ला बांट करके आवाम को खुश नहीं कर सकते। परमानेंट इंतजाम आपको करना पड़ेगा उनके रोजी, उनके खाने का, उनके रहने का, उनके बच्चों के फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए। वो परमानेंट इंतजाम आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप 5 किलो का राशन बांट करके आप चाह रहे हैं कि ये एक तरह से, माफ कीजिएगा ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन एक तरह से आप भीख दे रहे हैं। ये भीख जो है, ये भीख दे करके आप लोगों को मजबूर बना रहे हैं कि वो आपकी उस भीख के भरोसे बैठे हैं। फरमान साहब, इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं ये सवाल तमाम मेहमानों से अपने करूंगा, अगर हम एनालिस्ट करें तो 3 बड़े मुद्दे क्या हैं उत्तर प्रदेश के? क्या चेहरा मुद्दा है? जैसे प्रियंका से आज पूछा गया कि चेहरा कौन होगा, तो मेरे अलावा कोई चेहरा दिख रहा है क्या योगी जो चेहरा है वो चेहरे के मुद्दे पर जीत होगी? क्या अखिलेश का चेहरा, क्या मायावती का चेहरा, क्या चेहरा ही मुद्दा है या इसके अलावा अलग मुद्दे हैं? वो अगर मुद्दे हैं तो कौन से 3 बड़े मुद्दे हैं? मुद्दे गिना दीजिए। पहला मुद्दा तो मेरे हिसाब से, मुझसे पूछा ना आपने, मैं बता देता हूँ। पहला मुद्दा तो सबसे बड़ी बेरोजगारी। रोजगार आप देंगे कि नहीं देंगे। दूसरा मुद्दा होता है लोगों की सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी आप दे पा रहे हैं कि नहीं, ये तो आप देख ही रहे हैं कि गाड़ियां चढ़ी जा रही हैं, लोगों के ऊपर ला करके वो चढ़ा दिया जाता है किसानों के ऊपर। किसान 1 साल तक बैठे रहे धरने के ऊपर, उनकी बात नहीं सुनी गई। अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग तबके में डिससेटिस्फैक्शन रहा। तीसरा मुद्दा, ये दूसरा मुद्दा, सिक्योरिटी और किसान दोनों मिल गए एक साथ। तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा होता है। एक और मुद्दा है, वो ये है कि जो चेहरा कौन होगा। ये एक पॉलिटिकल, जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो हमारे सामने एक चेहरे का एक वक़्त होती है। चेहरे का बहुत बड़ा अहमियत है, चेहरे की बहुत बड़ा महत्व होता है। चलिए, मैं इसी सवाल को दोहराऊंगा अपने बाकी मेहमानों के साथ। अब मैं आलोक वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक वर्मा जी, चेहरे के नाम पर तो मुझे लगता है कि बीजेपी को शायद ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है भी नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि चेहरे के साथ साथ अगर आप बता सकते हैं तो बता दें चेहरा कौन होगा, और 3 बड़े मुद्दे बीजेपी के सामने क्या हैं? आलोक वर्मा जी। मुझे लगता है आपने चेहरे की बात की तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पे उनका 5 साल का शानदार कार्यकाल रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, और जिस तरीके से किसानों की हालात बदले हैं, नौजवानों के हालात बदले हैं, उत्तर प्रदेश के हालात बदले हैं, तो मुझे लगता है कि शानदार चेहरा है योगी आदित्यनाथ जी का। और अगर देखा भी जाए, योगी आदित्यनाथ जी के सामने कोई टिकता नहीं, और कुछ दिनों बाद नतीजे आएंगे। इसके अलावा 3 मुद्दे कौन से हैं जिनकी बुनियाद पर बीजेपी को फिर से इक़्तिदार में आने का मौका मिलेगा? फिर से सवाल दोहराएंगे क्या आप अपना? और 3 मुद्दे कौन से हैं? 3 मुद्दे सिर्फ पूछ रहा हूं जिसकी बुनियाद पर बीजेपी को फिर से इक़्तिदार में आने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमारे साथी कुछ बोल रहे थे कि सुरक्षा का मसला बहुत बड़ा मामला है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात किस तरीके से थे, किस तरीके से लोग गुंडेगर्दी करते थे। 400 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, मुजफ्फरनगर में क्या कुछ हुआ, कैराना में क्या कुछ हुआ, मथुरा में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से एक जात विशेष के लोग, एक मजहब विशेष के लोग सड़कों पर गुंडेगर्दी करते थे। माफिया तंत्र जिस तरीके से हावी था, उसको किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 सालों में खत्म किया, वो हर आदमी जानता है। जो भी दूसरा मुद्दा, समाजवादी पार्टी के चेहरे भी जो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बने, वो पहली बात जो वो कहते हैं वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोग आज सुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरा मुद्दा, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एक बड़ा मसला है, बेरोजगारी का भी मसला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने रोजगार दिया और दूसरे लोगों ने क्या कुछ किया, सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तीसरा मुद्दा, सरकार हमने दी, पूरी दुनिया अच्छी तरीके से जानती है किस तरीके की ईमानदार सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। तीसरा मुद्दा, आलोक जी वक्त कम है, तो मुझे लगता है जो शानदार काम हुआ है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हुआ हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हमने काम किया हो, चाहे किसानों की बेहतरी के लिए हमने काम किया हो, नौजवानों की बेहतरी के लिए काम किया हो, और सबसे बड़ी बात महिलाओं की बेहतरी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। चलिए, आपने मुद्दे गिना दिए, मैं चाहूंगा मुझे इजाजत दें ताकि मैं दूसरों से भी पूछ सकूं। डॉक्टर हिलाल, कांग्रेस के सामने
तीन बड़े मुद्दे क्या हैं? किन तीन बड़े मुद्दों के बुनियाद पर कांग्रेस जीत का ख्वाब देख रही है? सबसे पहले और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेतहाशा जो उत्तर प्रदेश के अंदर भुखमरी है। आज की तारीख में भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर भुखमरी कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। ये हमारी सबसे बड़ी चिंता है और सबसे बड़ा मुद्दा है, आते ही इसको देखा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है जी प्रदेश में। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए हम क्या कह सकते हैं कि 18 करोड़ लोग लाइन लगा करके जो है वो राशन लेते हैं, राशन देती है। 2 करोड़ को इन्होंने दे रखा है रोजगार। अब 20 करोड़ तो हो गए, तो क्या बच्चे अच्छे भी कुछ होंगे? जाहिर सी बात है, उनको तो नहीं दिया होएगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर या तो 2.5 करोड़ रोजगार और 18 करोड़ जो है वो लाइन लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी और भुखमरी जो है वो अपने आप में ही दिखाई दे रही है। ये एक अपने आप में दोनों बहुत बड़े मुद्दे। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में बेतहाशा महंगाई है, जहां पर कोरोना की किट के अंदर भ्रष्टाचार कर लिया गया हो, जहां पे बच्चों के खाने में भ्रष्टाचार किया गया हो, आंगनवाड़ी के उसमें, जहां पर स्कूल के बच्चों को जब जूते और उनके वो बांटे जा रहे थे, स्कूल बैग बांटे जा रहे थे, उसके ना एक पैर का जूता सबको भेज दिया गया था। तो ये जो भ्रष्टाचार है और इसके साथ जो बेतहाशा महंगाई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार और महंगाई, ये कांग्रेस का मानना है। समाजवादी पार्टी से हमारे बीच मौजूद है कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी से। मुझे ये बताइए कि 3 बड़े मुद्दे क्या हैं जिनकी बुनियाद पर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का इत्तेहाद सरकार बना लेगा? आजम भाई, मैं सबसे पहली चीज तो कहूं कि मैंने मुद्दे तो इतने ज्यादा हैं कि अगर उसको कितना भी हम करके देख रहे हैं कम, तो 4 मुद्दे मैं कम से कम कहूंगा। एक मुद्दा मैं कहूंगा कि पहला तो बेरोजगारी है। दूसरा मैं कहूंगा कि चरम सीमा पे पहुंची हुई महंगाई है, जिसके वजह से भुखमरी है। और तीसरी चीज मैं कहूंगा कि ये भ्रष्टाचार है। और चौथा मैं मुद्दा कहूंगा कि किसान है। मैं इसलिए कहूंगा कि देखिए, इन्होंने कहा मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन हो गया है उत्तर प्रदेश और पूरा देश, इनको ऐसा लगता है। मैंने तो एक बात आपको कहा कि जब 756 किसान आपने शहीद करा दिए, 4 की आपने हत्या करा दी, तब आपकी तपस्या अधूरी थी और आप कंपनी वाले होकर के कंपनी के लिए 2-3 कानून लेकर आ रहे थे जो आपने वापस लिए। उसका अंजाम भुगतने का समय आ गया है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के मुद्दे पे इन्होंने कहा था कि हम गन्ना का बिल का भुगतान जो है 14 दिनों में कर दूंगा, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसकी अवमानना चली है। 16,000 करोड़ रुपए का बकाया है और ये बताने लायक नहीं है कि इन्होंने कब चुका दिया। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बेरोजगारी का आलम, मैंने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है, वो देखे जा सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी जो है वो इस चरम सीमा पे रही कि बच्चों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की। यह बहुत शर्म का विषय है। भारतीय जनता पार्टी इसको शर्म का विषय ना मानती है, ना इसको मुद्दा मानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हमने नौकरियां दी हैं, वाफिर मकदार में दी हैं, आवाम को तय करना होगा कि वो क्या तय करती है। फरमान नकवी साहब, मैं फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आना चाहता हूं। मुद्दे आपने गिना दिए, पार्टियों ने भी गिना दिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होंगे या चुनाव से आने पहले कुछ रंग ढंग बदल जाएगा? नहीं, ये तो चूंकि हम लोगों का पैनल डिस्कशन है, तो वहां पे जो भी लिमिटेड टाइम है उसमें जो भी बातें कहेगी, वरना मुद्दे तो मतलब लामुतनाही सिलसिला है, गिनाते चले जाइए। आपका प्रोग्राम का टाइम क्या, आपके पूरे चैनल का 24 घंटे का टाइम कम पड़ेगा। ये तो अपनी जगह सही है। लेकिन ये जो महंगाई का मुद्दा है, ये अभी हिलाल साहब ने उठाया। महंगाई का मुद्दा क्या कम छोटा मुद्दा है? महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके ऊपर ये जो भी पार्टीज हैं जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं, इनके ऊपर बहुत सोच समझ के इसके ऊपर इनको कोई लायामल तय करना पड़ेगा, इसलिए कि आने वाली जनरेशन को इस महंगाई से और बेरोजगारी से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपना खास वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।